Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 13th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about Israel's Iron Dome. And this topic is important from our syllabus paper 4 Science and Technology point of view. सबसे पहले समझते हैं करंट न्यूज़ क्या है। तो देखिए, हमने 2-3 दिनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर किया था कि कैसे इजरायली पुलिस ने अल अक्सा मॉस्क में अटैक कर दिया था, जिसमें लगभग 300 से भी ज़्यादा पैलेस्टीनियंस इंजर्ड हो गए थे। और फिर उसके जवाबी कार्रवाई में रिस्पॉन्डिंग टू दैट अटैक, गाजा स्ट्रिप वाला जो एरिया है, आपको पता है कि पैलेस्टीन के 2 टेरिटरीज हैं। एक है ये वेस्ट बैंक वाला एरिया, प्लस ये छोटा सा टेरिटरी है गाजा स्ट्रिप। ये दोनों टेरिटरीज मिला करके पैलेस्तीन कहे जाते हैं। और ये जो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया है पैलेस्तीन का, वहाँ से सीरीज ऑफ अटैक्स, रॉकेट अटैक्स हुए, बराज ऑफ रॉकेट अटैक्स हुए इजराइल के ऊपर। लेकिन इजराइल ने सारे रॉकेट अटैक्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया विथ हेल्प ऑफ इट्स आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। इसके जो एयर डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसके पास इस तरह के रॉकेट्स हैं, इस तरह के मिसाइल्स हैं जो सामने से आने वाले मिसाइल्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस तरह के उसने सीरीज ऑफ रॉकेट्स या मिसाइल्स इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, जिसको उन्होंने नाम दे रखा है आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम। ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम है, इट अपीयर्ड लाइक रॉकेट्स वेयर हिटिंग एन इनविजिबल सील्ड। एक पूरे इजराइल के ऊपर एक तरह का सील्ड लगा हो, मानो जो भी रॉकेट आ रहा है वो सील्ड से टकरा के वापस चला जा रहा है। तो इस आयरन डोम ऑफ इजराइल के बारे में थोड़ा और समझते हैं। उसको इजराइल की डिफेंस एजेंसी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने डेवलप किया है। एंड दिस आयरन डोम ऑफ इजराइल हैज़ बीन डिप्लॉयड सिंस 2011. This Iron Dome is made up of series of short range ground to air missile. तो ground to air यहाँ पे इजराइल में लगा रखे हैं। ग्राउंड टू एयर, जैसे ही उधर से कोई रॉकेट आता है, ये ग्राउंड से हवा में, एयर में जाकर के उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट इज असिस्टेड विथ रडार्स। तो रडार से होता क्या है कि रडार्स पहले ही डिटेक्ट कर लेता है कि कोई रॉकेट हमारे साइड में आ रहा है, और रडार्स को डिटेक्ट करने के बाद इस मिसाइल सिस्टम को फिर वो स्टार्ट करा देता है। और फिर ये मिसाइल सिस्टम इनिशिएट होकर के जा कर के हवा में ही इस रॉकेट को, इनकमिंग रॉकेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस इमेज को देखिए, इस वीडियो को देखिए। कल से ये वीडियो सोशल मीडिया चैनल्स पे काफ़ी ज़्यादा चल रहा है, यूट्यूब पे काफ़ी चल रहा है, तो आपने भी होपफुली देख रखा होगा। ये देखिए किस तरह से कैसे एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम नाम दे रखा है इजराइल ने, वो कैसे काम कर रहा है और कैसे गाजा स्ट्रिप से आने वाले तमाम रॉकेट्स को इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है हवा में ही। तो देखिए आप, ये देखिए, ये सब रॉकेट्स आ रहे हैं। इन रॉकेट्स को हवा में डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक बार मिस हो गया तो ये वापस से इसको पीछा करके हिट करेगा इजराइल का एयर डोम सिस्टम। रॉकेट्स को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया एयर डोम। ऐसा लगता है मानो जैसे कि इनविजिबल सील्ड लगे हों। ये सामने से रॉकेट्स आ रहे हैं, सब हवा में ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। सौ से भी ज़्यादा इस तरह के रॉकेट्स दागे गए गाजा स्ट्रिप वाले इस एरिया से, लेकिन सब के सब नाकाम हो गए। सबको इजराइल के एयर डोम सिस्टम ने प्रोटेक्ट या डिनाई कर दिया। तो अब जरा देखते हैं कि क्या इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया के पास भी है या नहीं। तो देखिए, हमारे पास भी बहुत ही रोबस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है।
हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जा सकता है। हर रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है हमारे पास, मतलब सरफेस टू एयर मिसाइल हर रेंज का है हमारे पास। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल है। इस लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल्स की मदद से जो बैलिस्टिक मिसाइल्स आते हैं 5,000 किलोमीटर दूर से जो आ रहे होते हैं मिसाइल्स, जो एटमॉस्फेयर के बाहर से आ रहे होते हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज होते हैं। तो क्या करते हैं वो, उनको जब मान लीजिए वहाँ लॉन्च किया गया चाइना से, तो वो एटमॉस्फेयर से बाहर जाकर के वापस से इंडिया के ऊपर गिरेंगे। और इस तरह के बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी इंटरसेप्ट करने वाले हमारे पास लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर्स हैं, जिनको हम लोगों ने एयर डिफेंस सिस्टम में अप्लाई करके रखा हुआ है। उसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज के हैं, शॉर्ट रेंज के हैं और वेरी शॉर्ट रेंज के इंटरसेप्शंस भी हैं। तो सबका जो भी अलग अलग तरह के इंटरसेप्शन सिस्टम है हमारे पास, उन सबको देखते हैं एक एक करके। देखिए लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम, इसमें दो मेन जो इंटरसेप्शन सिस्टम है हमारे पास वो हैं पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल, जो शॉर्ट में कहते हैं पैड मिसाइल्स, और दूसरा एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल। अगर पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल की बात की जाए, पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल का रेंज है लगभग 300 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक, मतलब 2000 किलोमीटर तक के दूर के रॉकेट को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। और इसकी जो इंटरसेप्शन की ऑल्टीट्यूड है वो है 80 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर ऊंचाई पे जाकर के ये डिस्ट्रॉय कर देगा इनकमिंग मिसाइल को। उसके अलावा है एडवांस्ड एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। इसका रेंज काफ़ी कम है, 150 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर्स है, और इसका इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड भी पृथ्वी की तुलना में कम है। इट्स इंटरसेप्शन एल्टीट्यूड इज समवेयर क्लोज टू 30 किलोमीटर्स। उसके अलावा इंटरमीडिएट रेंज में अगर बात की जाए, इंटरमीडिएट इंटरसेप्शन सिस्टम की, तो उसमें हम लेकर के आ रहे हैं S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स। ये जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स हैं ये 4 तरह के होंगे। एक सबसे जो ज़्यादा रेंज वाला होगा वो होगा 400 किलोमीटर तक का रेंज होगा, फिर 250 किलोमीटर्स, 120 किलोमीटर्स, और सबसे कम रेंज वाला होगा 40 किलोमीटर्स। एक बात और आप समझ लो, जितना कम रेंज उसकी इफ़ेक्टिवनेस, या आप समझिए कि उसका जो टारगेट को हिट करने का एक्यूरेसी है वो उतना ही ज़्यादा होता है। जो लॉन्ग डिस्टेंस होते हैं उनका टारगेट हिट करने का एक्यूरेसी कम हो जाता है कुछ ना कुछ। तो ट्रायम्फ मिसाइल में 4 तरह के मिसाइल्स हैं, 400 किलोमीटर रेंज वाले, 250 किलोमीटर वाले, 120 वाले, 40 किलोमीटर्स वाले, एंड दे आर द मोस्ट वर्सेटाइल। वो एक हेलीकॉप्टर से लेकर के दूर से आते हुए बैलिस्टिक मिसाइल सबको टारगेट कर सकते हैं। इनफैक्ट ब्रह्मोस जैसा जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको भी ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल हिट कर सकता है। ये इतना वर्सेटाइल है कि एक बार में 100 मोर देन 100 फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर लेता है। इट कैन हिट मोर देन अ डजन टारगेट्स इन वन गो। ये कैसे काम करेगा S-400 ट्रायम्फ मिसाइल, ये भी देखिए। इसमें टोटल 4 इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। सबसे पहला इक्विपमेंट जो होता है उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार। तो ये रडार है सिंपल सा, ये कोई भी इनकमिंग इक्विपमेंट को, एरियल बॉर्न इक्विपमेंट को डिटेक्ट कर लेगा कि भाई कुछ तो आ रहा है बाहर से, जो एनिमी सिस्टम लग रहा है। और फिर ये लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार जो है वो कमांड व्हीकल को ऑर्डर देगा कि कुछ आ रहा है बाहर से। ये कमांड व्हीकल फिर ये ऑर्डर को रिले कराएगा कि ऐसा कुछ आ रहा है हमारे पास। और फिर इंगेजमेंट रडार, ये इंगेजमेंट रडार कैसा होगा, ये इंगेजमेंट रडार जो हमारा लॉन्च व्हीकल है, जहां पे हमारा सच में ये S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स लगे हैं, उसको इंडिकेटर देगा। तो ये वाला जो रडार है ये भी एक तरह का रडार है। और इन दोनों रडार में अंतर समझिए, ये रडार जो है ये आने वाले इनकमिंग एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा, इनकमिंग हॉस्टाइल एरियल सिस्टम को आइडेंटिफाई करेगा। और ये वाला जो रडार है ये हमारे S-400 ट्रायम्फ मिसाइल को गाइड करेगा। तो ये फिर गाइड करेगा इसके पाथ को, और इसके रेडियस में, इसके रेंज में आते ही अगर ये एरियल बॉर्न सिस्टम जैसे ही इस इंगेजमेंट रडार के रेंज में आएगा, ये हमारा S-400 ट्रायम्फ मिसाइल उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये जो S-400 ट्रायम्फ मिसाइल ये सबसे इफ़िशियंट है, सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है, लेकिन अभी तक ये इंडियन डिफेंस सिस्टम में अभी तक इंडक्ट नहीं किया गया है। अभी हमने रसिया को बस इसका ऑर्डर दिया है, प्रोक्योरमेंट ऑर्डर। 2018 में ये डील साइन हुई थी बिटवीन इंडिया एंड रसिया। इट इज़ अ डील ऑफ अबाउट $5.43 बिलियन, जिसमें 5 S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स रसिया हमें देगा। उम्मीद की जा रही है कि इस साल के अंत तक, यानी कि 2021 के अंत तक S-400 ट्रायम्फ मिसाइल्स की डिलीवरी शुरू हो जाएगी फ्रॉम रसिया। अगर शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन मिसाइल की बात की जाए
तो आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है जो इंडिया का इंडिजीनस है, हमने हमारे देश की दो कंपनियां DRDO और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने मिल करके बनाया है। इसका रेंज काफ़ी कम है, 45 किलोमीटर तक है और आकाश का एक्यूरेसी भी ज़्यादा अच्छा नहीं है। वहीं दूसरा शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम है हमारे पास स्पाइडर। स्पाइडर का फुल फॉर्म है सरफेस टू एयर पाइथन एंड डर्बी सिस्टम। ये इजराइल द्वारा बनाया गया है, हमने इसको इजराइल से खरीदा। इसका रेंज लगभग 50 किलोमीटर तक का है, आकाश जितना ही है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, आकाश से काफ़ी बेहतर है ये। उसके अलग पुराने ज़माने का है हमारे पास शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम S-125 पचोरा। ये सोवियत एरा का है, जब USSR हुआ करता था उस टाइम में हमने उससे खरीदा था। ये 60 साल से भी पुराना हो चुका है, रेंज इसका 30 किलोमीटर के आसपास है, एक्यूरेसी भी इसकी काफ़ी ख़राब है, तो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हम नहीं कर सकते। उसके अलावा वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, बहुत छोटे रेंज के लिए इंटरसेप्शन है, वो सबसे इफेक्टिव होते हैं। अगर मान लो कोई एक ऐसा मिसाइल है जो तमाम लॉन्ग रेंज, इंटरमीडिएट रेंज, शॉर्ट रेंज सबको और डिफाई करते हुए वो हमारे सिस्टम में घुस गया, हमारे देश के अंदर हमारे एयर स्पेस में घुस गया, सबको डिफाई करते हुए, सबको हराते हुए, छकाते हुए हमारे यहाँ पे एयर डिफेंस सिस्टम में घुस गया, तो फिर काम आता है वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम। इनका रेंज बहुत छोटा होता है, बिल्कुल पास अगर आ गया कोई मिसाइल तो फिर ये वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सबसे आगे है बराक 8। यह बराक 8 को डेवलप किया है इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने हमारे देश की डिफेंस इंडस्ट्री DRDO के साथ मिलकर के। इसका रेंज देखिए 0.5 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक है, मतलब 500 मीटर तक की दूरी के भी मिसाइल को ये डिस्ट्रॉय कर सकता है। और ये बराक 8 को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी सब यूज कर रहे हैं। हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में भी था, क्योंकि लद्दाख एरिया में इसको इंडिया ने हाल फिलहाल में इंस्टॉल किया है टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ अगेंस्ट चाइना। तो इस कारण से मुझे उम्मीद है कि बराक 8 पे सवाल पूछा जा सकता है। उसके अलावा हाल फिलहाल में इंडिया ने एक और शॉर्ट रेंज, वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन सिस्टम डेवलप किया है जिसका नाम है QRSAM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। इसकी खासियत ये है कि इसका रिएक्शन टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी ये रिस्पॉन्ड कर सकता है। इसको हमारे देश की एजेंसी DRDO ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ मिलकर के बनाया है। ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट है। जो सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट होते हैं, मतलब जिसके अंदर जो फ्यूल होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसका रेस्पॉन्स टाइम बहुत कम होता है, वो बहुत क्विक होता है। इसके रेंज 25 से 30 किलोमीटर के आसपास है QRSAM। अभी देखिए, इसी आर्टिकल की मदद से हम ये भी देख सकते हैं कि इंडिया और इजराइल का डिफेंस टाइज कितना स्ट्रांग है। कितने सारे फॉरेन इक्विपमेंट्स हमने इजराइल से खरीदे हैं, जैसे कि बराक 8 की बात हो गई या स्पाइडर की बात हो गई। तो इजराइल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड कंट्री है एज फार एज इट्स डिफेंस इंडस्ट्री इज कंसर्न। और जो इजराइल के चैलेंजेस हैं, सिमिलर चैलेंजेस इंडिया भी फेस कर रहा है। चैलेंजेस इन द फॉर्म ऑफ टेररिज्म, हर वक्त थ्रेट बना रहता है टेररिस्ट स्ट्राइक्स का, तो जिसको हम लोग कहते हैं एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, अ कंटिन्यूअस, अ परमानेंट थ्रेट ऑफ टेररिस्ट स्ट्राइक। तो जिस तरह का थ्रेट इजराइल के लिए, उसी तरह का थ्रेट इंडिया के लिए भी है, और टेररिस्ट स्ट्राइक का थ्रेट कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान। और इसी कारण से बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, दे से दैट इंडिया एंड इजराइल आर नेचुरल अलाइज। दोनों को नेचुरल अलाइज हैं। नेचुरल अलाई कंट्री वो होते हैं दोज हु फेस सिमिलर चैलेंजेज एंड सिमिलर कंडीशंस। तो इजराइल के एम्बेसडर इन इंडिया रॉन मोल्का ने भी कहा था कि इंडिया एंड इजराइल आर नेचुरल अलाइज, दे फेस सिमिलर चैलेंज। और यही कारण है कि इजराइल की डिफेंस इंडस्ट्री बहुत डेवलप है। उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए बहुत अच्छे अच्छे डिफेंस सिस्टम बना रखे हैं, और उसका फायदा इंडिया भी उठा सकता है, इंडिया उठा भी रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बराक 8, स्पाइडर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम वहाँ से खरीदा है। फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम हमने खरीदा है। देखिए, ये फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम है जो हमारे फाइटर जेट्स के ऊपर हम लगा देते हैं। इससे होता क्या है कि दूर से अगर कोई अटैक होगा हमारे फाइटर जेट पे, तो ये एयर वार्निंग पहले ही हमें दे देगा, फाल्कन एयर वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, और हमारा फाइटर जेट जो है वो अपने आप को बचा लेगा। उसके अलावा हम ड्रोन्स खरीदा है हमने इजराइल से, जैसे कि हेरॉन, सर्चर 2, हारो ड्रोन्स हमने इजराइल से खरीदा है। तो मुद्दा यह है कि इजराइल और इंडिया की डिफेंस टाइज बहुत ही अच्छी बिल्ड हो रही है। इनफैक्ट इजराइल हैज बिकम 4th लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर टू इंडिया आफ्टर रशिया, यूएस एंड फ्रांस। लेकिन फिर भी इजराइल और इंडिया के रिलेशंस में अभी बहुत कुछ और डेवलपमेंट किया जा सकता है, जो अभी तक हमने जिस पोटेंशियल को रियलाइज नहीं किया है। इंडिया और इजराइल का रिलेशन जो है अभी तक सप्लायर और बायर का ही रिलेशन बना हुआ है, मतलब मार्केट रिलेशन बना हुआ है अभी तक।
उसमें और भी ज़्यादा पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन हो सकता है, लेकिन वो पोटेंशियल अभी तक रियलाइज नहीं हो पाया है। और ये इसके पीछे अपने आप में एक अलग एंगल है। इसके पीछे इजराइल पैलेस्तीन कन्फ्लिक्ट इशू है। इंडिया हमेशा से सोचता है कि अगर हम बहुत ज़्यादा प्रो इजराइल हो गए तो कहीं ना कहीं ये जो अरबिक कंट्रीज़ है वो हमसे दुखी हो सकते हैं और इंडिया अरब के रिलेशंस ख़राब हो सकते हैं। तो ये अपने आप में एक अदर डायमेंशन है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में यूपीएससी और एपीएससी में आईआर सेगमेंट में इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि डिस्पाइट बीइंग ऑफन रेफर्ड एज नेचुरल अलाइज, इंडिया इजराइल रिलेशंस हैव बीन लिमिटेड टू जस्ट अ सप्लायर एंड बायर रिलेशंस डिस्कस। आई थिंक ये सवाल आने वाले टाइम में यूपीएससी में आ सकता है अलग फॉर्मेट में। और उसके अलावा एक सिंपल सा सवाल भी मैंने आपको दे रखा है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इतना सिंपल सवाल यूपीएससी में तो नहीं आएगा, एपीएससी में आ सकता है। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय एयर डिफेंस सिस्टम, इन लिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप्ड बाय इंडिया। ये दोनों क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। The next article is taken from international segment. It is about world food price and this topic is important from our syllabus paper 3 international agencies point of view. सबसे पहले समझते हैं वर्ल्ड फूड प्राइस के बारे में। वर्ल्ड फूड प्राइस को कॉन्स्टिट्यूट किया था डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इन 1987। इस वर्ल्ड फूड प्राइस का पर्पस ही था कि जिन लोगों ने भी फूड की क्वालिटी, क्वांटिटी या अवेलेबिलिटी पे काम किया है, खासकर आपको पता है कि दुनिया में माल न्यूट्रिशन या हंगर का कितना प्रॉब्लम है, खासकर पुअर कंट्रीज लाइक अफ्रीका या एशिया। तो वहाँ पे फूड की सप्लाई को अगर बढ़ाने के लिए या उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी जिससे ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल पाए, इस डायरेक्शन में अगर कोई काम करे तो उसके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, सेलिब्रेट करने के लिए ये वर्ल्ड फूड प्राइस को कॉन्स्टिट्यूट किया डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इन 1987। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग के बारे में अगर बात की जाए तो ही वोन नोबेल पीस प्राइज इन 1970 फॉर हिज वर्क इन एग्रीकल्चर फील्ड। आपने भी डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग का नाम जरूर सुन रखा होगा। मैंने भी बताया है कि कैसे डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन की मदद से इंडिया के अंदर ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। और जब डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इन 1987 में वर्ल्ड फूड प्राइस को कॉन्स्टिट्यूट किया तो सबसे पहला प्राइज वर्ल्ड फूड प्राइस के अंतर्गत सबसे पहले साल में पहला प्राइज डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ही दिया गया, हु इज नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। और फिर 1989 में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया वर्गीस कुरियन साहब को, अगेन फ्रॉम इंडिया, हु इज कॉन्ट्रीब्यूटेड और हु इज नोन एज फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया। मिल्क की प्रोडक्शन को बढ़ाने में वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन साहब का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा है और इसी कारण से 1989 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ दिया गया था। 1987 में जिस साल ये प्राइज़ को कॉन्स्टिट्यूट किया गया उसी साल डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को ये प्राइज़ दे दिया गया, हु इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब करंट न्यूज़ पे आ जाएं तो करंट न्यूज़ ये कहता है कि डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड, जो इंडियन ओरिजिन की विमेन हैं, ऑफ कोर्स नाम से आपको पता चल रहा है, लेकिन इंडियन ओरिजिन की हैं, बट सी हैज़ बिन अ सिटीजन ऑफ डेनमार्क लिविंग इन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो एंड इनको 2021 का वर्ल्ड फूड प्राइज, इस साल का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया है बिकॉज ऑफ हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फूड अवेलेबिलिटी एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। इन्होंने किया क्या है कि जो बांग्लादेश के नेटिव फिशेज़ हैं उनके ऊपर रिसर्च किया है और वहाँ से आइडेंटिफाई किया है कि कौन कौन से फिशेज़ जो हैं उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा है और कैसे इन फिशेज़ को ग्रो किया जा सकता है अफ्रीकन कंट्रीज़ में या पुअर एशियन कंट्रीज़ में जहाँ पे लोग काफ़ी गरीब हैं और उनको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी नहीं मिल पाती। तो इस कारण से जो गरीब लोग हैं अफ्रीका और एशिया के, उनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है आज फार एज देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इज़ कंसर्न। तो इनके इस रिसर्च, शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड के इस रिसर्च के कारण ही उनको इस साल का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाएगा। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about destruction of animal corridors in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. एनिमल कॉरिडोर्स होते क्या हैं पहले वो समझते हैं। देखिए, एनिमल कॉरिडोर्स वो नेचुरल पाथ है, नेचुरल रास्ते हैं जिनका इस्तेमाल जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स करते हैं एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए।
तो देखिए जो फॉरेस्ट एरिया होते हैं उनमें एनिमल्स का जो हैबिटेट होता है वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड होता है, मतलब एक जगह उनको खाना मिला, खासकर एलिफेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा ट्रू है, एक जगह उनको खाना मिला लेकिन ये इतना ज़्यादा खाते हैं कि फिर उस जगह के सारे रिसोर्सेज को जल्दी डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर इनको दूसरे जगह जाना पड़ता है। तो एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए जिस रास्ते का वो इस्तेमाल करते हैं इसको हम लोग कहते हैं एनिमल कॉरिडोर। खासकर काजीरंगा वाले एरिया में, काजीरंगा नेशनल पार्क वाले एरिया में तो एनिमल कॉरिडोर्स का और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि ये देखिए, मान लीजिए ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो नॉर्मल टाइम में जब रेनी सीजन नहीं है तब तो काजीरंगा वाले एरिया में राइनोज, एलिफेंट्स आराम से रोम करते रहते हैं, लेकिन जब फ्लड का टाइम आ जाता है, रेनी सीजन आ जाता है, तो इस एरिया में पानी भरने लगता है। उस टाइम में इस तरह के एनिमल कॉरिडोर्स जो मैंने यहाँ येलो कलर से दिखा रहे हैं, इस तरह के एनिमल कॉरिडोर्स का इस्तेमाल करके इन रास्तों से चल के ये एनिमल्स कार्बी हिल्स पे चढ़ जाते हैं ताकि बरसात के टाइम में, फ्लड के टाइम में अपने आप को बचा सकें। वापस से जब पानी रिसीड कर जाता है ब्रह्मपुत्रा को, तो ये वापस से लौट करके काजीरंगा नेशनल पार्क में लौट आते हैं। तो मुद्दा ये है कि एनिमल कॉरिडोर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाइल्ड एनिमल्स टू सर्वाइव, इट एंश्योर्स देयर सेफ पासेज। और इस तरह के 9 आइडेंटिफाइड एनिमल कॉरिडोर्स हैं काजीरंगा के अंदर जो गवर्नमेंट द्वारा, फॉरेस्ट एजेंसीज द्वारा आइडेंटिफाइड है। उसमें से 7 तो नगांव डिस्ट्रिक्ट में ही हैं, वो है आमगुरी, बगोरी, चिरांग, देवसुर, हरमती, हाथी दंडी एंड कंचनजुरी। ये है 7 एनिमल कॉरिडोर्स इन नगांव। सबके सब नाम मत याद करो, लेकिन कंचनजुरी नाम याद करना बहुत जरूरी है इस साल के लिए। क्यों, आपको थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा। उसके अलावा 2 एनिमल कॉरिडोर्स हैं गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट में, हल्दीबारी एंड पानबारी एनिमल कॉरिडोर्स। अब न्यूज़ क्या है कि इन एनिमल कॉरिडोर्स में लोग जो है अपने मन मर्जी से कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, कोई घर बना देता है, कोई रिजॉर्ट बना देता है, और धीरे धीरे एनिमल कॉरिडोर्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। और जो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ है वो हुआ है कंचनजुरी एनिमल कॉरिडोर का इन द नगांव डिस्ट्रिक्ट। और यही कारण है कि पिछले साल 2020 में एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने, आरटीआई एक्टिविस्ट रोहित चौधरी साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी को एक लेटर लिखा कि सर ये जो कंचनजुरी एनिमल कॉरिडोर है काजीरंगा नेशनल पार्क का, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और फिर सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने इसके बाद क्या किया, इस लेटर के बाद उन्होंने रिपोर्ट मांगा, फैक्चुअल रिपोर्ट मांगा फ्रॉम द स्टेट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ असम कि भाई आप बताओ कि क्या ये जो कंप्लेन है वो सही है या नहीं है। और करंट न्यूज इसी से रिलेटेड है। जब ये सुप्रीम कोर्ट के सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने रिपोर्ट मांगी तो अब करंट न्यूज ये है कि आसाम के अंदर, खासकर इन 2 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, गोलाघाट और नगांव डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने अब इस रिपोर्ट को प्रिपेयर करने का काम शुरू कर दिया है। द फैक्चुअल रिपोर्ट दैट वाज सॉट बाय सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो अब ये रिपोर्ट प्रिपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा क्या सच में कंचनजुरी एनिमल कॉरिडोर को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है बाय ह्यूमन इंटरवेंशंस। अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात की जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इससे रिलेटेड देख लेते हैं। इट इज लोकेटेड और इज स्पैनिंग अक्रॉस 3 districts of Assam, Golaghat, Karbi Anglong and Nagaon districts. It was established or declared a national park in 1974. It was declared a World Heritage Site in 1985. It became a tiger reserve in 2007. It is also recognized as an important bird area by BirdLife International. यहाँ पे अगर फौनाज की बात की जाए, जानवरों की बात की जाए, तो 2/3 of Indian rhinos are found here in this Kaziranga National Park itself. 57% of world water wild buffalo are found here. It is one of the largest area that supports Asian elephant population. It is second highest. It is having second highest tiger density after Jim Corbett National Park of Uttarakhand. Please attempt this question based on this particular topic. You can submit the answer in the comment section. The next topic is taken from query segment. आप सब ने कल मुझे कहा कि हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी को वापस से डिस्कस किया जाए, तो देखते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी है क्या। देखिए ये एक स्पेशल तरह की टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल किया जाता है ऑयल और नेचुरल गैस को निकालने में, खासकर उन एरियाज में जहाँ पे ऑयल और नेचुरल गैस हार्ड रॉक्स के अंदर फंसे हुए हैं। नॉर्मली तो आपको पता है कि ऑयल और नेचुरल गैस को ज़मीन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन अगर उस ज़मीन के अंदर बहुत सारा हार्ड रॉक हो आसपास में तो फिर कैसे निकाला जाएगा ऑयल एंड नेचुरल गैस? इट बिकम्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
तो ऑयल और नेचुरल गैस को उस केस में निकालने के लिए व्हेन द ऑयल एंड नेचुरल गैस इज सराउंडेड बाय वेरी हार्ड रॉक, एक तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। अब ये हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी का तो देखिए इसको डेवलप कर लिया गया था 1940s में ही, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं था, कॉमर्शियल स्केल पे इसको एम्प्लॉय नहीं किया जा सकता था। बट अब कैसा है कि यूएस ने इसको कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भी एम्प्लॉय करना शुरू कर दिया है। दैट इज वाई नाउ यूएस इज रिलाइंग ऑन इट्स ओन हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्रॉम इट्स ओन टेरिटरी। क्योंकि यूएस के जो ऑयल एंड नेचुरल गैस हैं, यूएस के अंदर ऑयल और नेचुरल गैस तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम आर ऑफ दिस पर्टिकुलर काइंड, दैट इज दे आर वेरी डीप एंड दे आर सराउंडेड बाई हार्ड रॉक्स। तो वहाँ पे हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है ऑयल और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो समझते हैं हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली काम कैसे करता है। तो हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी को अगर आपको समझना है कि एग्जैक्टली वो काम कैसे करता है, तो एक बार इस वीडियो को जरा देखिए। एक इस तरह का ड्रिलिंग मशीन जैसा होता है जिसको पेलेट गन कहते हैं, ड्रिलिंग मशीन। वो जाकर के हार्ड रॉक्स को भी इस तरह से ड्रिल करते हुए नीचे चला जाता है और एक पाइप जैसा बना देता है। ड्रिलिंग मशीन हार्ड रॉक को भी ड्रिल करता हुआ नीचे चला जाता है और पाइप जैसा बना देता है। और ये ड्रिल करने के बाद इस तरह का पाइप जैसा उसने सिनेरियो क्रिएट कर दिया रॉक के अंदर, और फिर इसके अंदर ये जब पाइप जैसा सिनेरियो बन गया है, पाइप जैसा स्ट्रक्चर बन गया है हार्ड रॉक के अंदर, तो फिर हाई प्रेशर में पानी को, वाटर को इंसर्ट किया जाता है। जब हाई प्रेशर वाटर को इंसर्ट किया जाता है इस पाइप के अंदर, तो होता क्या है कि आसपास के रॉक्स क्रैक कर जाते हैं, रॉक्स क्रैक कर जाते हैं, और इस पानी के अंदर बहुत सारे केमिकल्स मिला करके डाले जाते हैं। वो केमिकल्स जो आराम से आसपास के इन रॉक्स के अंदर जो नेचुरल गैस या क्रूड ऑयल है उसको अपने में मिला ले। तो इस तरीके से देखिए, पहले इस तरह से होल किया गया पाइप की तरह, और फिर पानी डाला गया। पानी के अंदर कई सारे केमिकल्स मिलाए जाते हैं, एडिटिव्स, गम्स, चिपकने वाली चीज़ें, जो आसपास के इस रॉक को में क्रैक होने के बाद जो नेचुरल गैस है उसको अपने साथ मिक्स करा ले। और इस तरीके से जब पानी के अंदर वो ऑयल और नेचुरल गैस मिक्स हो गया, तो उसके बाद इस पानी को धीरे से सक कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो जिस तरह से पानी डाला गया था पहले प्रेशर के साथ, फिर प्रेशर लगा करके इस पानी को निकाल लिया जाता है। तो पानी जब निकलता है तो पीछे पीछे ऑयल, नेचुरल गैस सब निकल आता है, और जो पानी के अंदर ऑयल, नेचुरल गैस मिक्स है उसको भी बाद में सेपरेट कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें पानी तो होता ही है, लेकिन साथ साथ बहुत सारे केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं, जैसे कि सैंड मिलाया जाता है इसमें। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट केमिकल मिलाया जाता है गौर गम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है। तो गौर गम एक इंपॉर्टेंट तरह का केमिकल है, चिपचिपा पदार्थ है जो काफ़ी ज़्यादा स्टिकी है। इसका इस्तेमाल किया जाता है इन दिस हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। अब हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी का देखिए इन्वायरमेंट पे भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा फ्रेश वाटर का इस्तेमाल हो रहा है, आपने देखा इस पूरे प्रोसेस में। तो ये फ्रेश वाटर जो है वो ख़राब होता है हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी में। उसके अलावा जो केमिकल मिक्स किया जाता है इस हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, वो बहुत सारा केमिकल बाद में जाकर के बहुत दफ़ा ग्राउंड के अंदर जो ग्राउंड वाटर है उसमें मिक्स हो जाता है, और ग्राउंड वाटर को वो फिर पॉल्यूट कर देता है। उसके अलावा एक और नुकसान है, जब ग्राउंड के अंदर इस तरह से होल किया जाता है, उसमें फिर पेलेट गन की मदद से होल किया जाता है, तो उसमें बहुत सारा वाइब्रेशन होता है ग्राउंड में, और फिर पानी की मदद से जब प्रेशर लगाया जाता है तो बहुत बार ग्राउंड के ऊपर भी इस तरह के क्रैक्स पड़ जाते हैं, और ऊपर में बिल्डिंग वगैरह को भी नुकसान हो जाता है। तो दैट इज अनदर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी तरह से इन्वायरमेंटल फ्रेंडली तो नहीं है। यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ लिया था कि हाइड्रोलिक फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी इज वेरी मच इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, वो स्टेटमेंट गलत था, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 166 to 170. Topic number 166 is about Demchok sector. It is disputed region centered on the villages of Demchok in Ladakh region, situated near the confluence of चारधिंग, नल्ला एंड इंडस रिवर। ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि यहाँ पे कुछ चाइनीज़ सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने कैप्चर किया था, बाद में उनको रिलीज भी कर दिया गया था। ये देखिए यहाँ पे ढेमचौक, दैट इज इन साउथ ऑफ अक्साई चीन एरिया। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 166। टॉपिक नंबर 167 इज अबाउट स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट। ये दुनिया की 3 एजेंसीज मिलकर के पब्लिश करती हैं। हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज रिपोर्ट। ये तीनों नाम याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट का आउटकम देखिए। जो 2019 स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर रिपोर्ट था उसमें कहा गया कि एयर पॉल्यूशन इज द 4th लीडिंग रिस्क फैक्टर फॉर अर्ली डेथ वर्ल्ड वाइड आफ्टर
हाई ब्लड प्रेशर, टोबैको एंड डाइटरी रिस्क। चौथा जो सबसे बड़ा कारण है डेथ का, अर्ली डेथ का, वो है एयर पॉल्यूशन। और उसमें भी सबसे ज़्यादा एयर पॉल्यूशन के शिकार जो लोग हो रहे हैं जिस देश के, वो है इंडिया। इस टॉपिक के बेसिस पर हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 168 is about asafoetida, that is हींग। तो हींग इज ए कॉमन इंग्रेडिएंट इन इंडियन किचन, ये तो आप सब जानते हैं, लेकिन हींग इज नॉट कल्टिवेटेड इन इंडिया। इंडिया जनरली इंपोर्ट हींग फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। हींग जो है वो सालों भर, इट्स अ पेरेनियल प्लांट, उगाया जाता है इन कंट्रीज लाइक अफगानिस्तान एंड ईरान। लेकिन अफगानिस्तान और ईरान के अंदर भी ज़्यादातर वो ड्राई एंड कोल्ड कंडीशंस में उगाया जाता है। ये न्यूज़ में हाल फिलहाल में क्यों था? क्योंकि हमारे देश की CSIR, सेंटर ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की एक एजेंसी है, इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिसोर्स पालमपुर, उसने अब एक मिशन स्टार्ट किया है जिसमें उन्होंने फैसला लिया कि इंडिया के अंदर भी वो हींग को उगाएंगे। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 168. टॉपिक नंबर 169 इज अबाउट अरब इजराइल रिलेशंस. सो UAE एंड बहरीन वेर रिसेंटली इन न्यूज बिकॉज दे बिकेम थर्ड एंड फोर्थ अरब कंट्रीज टू इस्टाब्लिश एंड नॉर्मलाइज टाइज विथ इजराइल. इसके पहले 1979 में इजिप्ट ने टाइज नॉर्मलाइज कर लिए थे इजराइल के साथ, और 1994 में जॉर्डन ने टाइज नॉर्मलाइज कर लिए थे इजराइल के साथ. उसके अलावा जितने भी अरब कंट्रीज हैं they still do not recognize Israel as a country. Please attempt this question based on topic number 169. Topic number 170 is about सरल जीवन बीमा. तो ये सरल जीवन बीमा जो है वो इंश्योरेंस फील्ड की जो रेगुलेटर है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने कहा है कि हर इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनी को एक सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आने जिसमें कोई टेंशन ना हो, कोई मतलब कंफ्यूजन ना हो. दिक्कत क्या है कि लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं कि आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है और लेता नहीं है कि इसमें आपको रिटर्न भी मिलेगा इतने इंटरेस्ट के साथ. तो IRDAI ने कहा कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, एक सिंपल सा लाइफ इंश्योरेंस स्कीम लेकर के आओ सब लोग बाई 1 जनवरी 2021, जिसका नाम दिया गया सरल जीवन बीमा. इसमें इट विल बी नॉट लिंक्ड नॉट पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल, मतलब इसमें कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा FD जैसा. ये पूरी तरह से रिस्क प्रीमियम होगा फॉर लाइफ इंश्योरेंस, मतलब लाइफ की गारंटी. अगर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर डेथ हो जाती है जिस इंसान ने भी ये लिया है, तो एक लमसम अमाउंट मिलना चाहिए नॉमिनी को. बस लाइफ इंश्योरेंस होगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, नथिंग एल्स, नो फ्रिल्स. और इसके लिए एज ग्रुप डिटरमाइन किया उन्होंने 18 ईयर्स टू 65 ईयर्स, और पॉलिसी टर्म है 5 ईयर्स टू 40 ईयर्स. मतलब देखिए, अगर 65 ईयर्स का आदमी लेता है ये सरल जीवन बीमा, तो उसको बस 5 साल के लिए बीमा मिलेगा, क्योंकि 70 साल मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है. अगर 18 ईयर्स का आदमी लेता है तो उसके लिए मैक्सिमम 40 ईयर्स है, यानी कि उसके लिए 58 ईयर्स की एज में ही ये मैच्योर हो जाएगा. और इसका मिनिमम इंश्योरेंस अमाउंट है 5 लाख रुपीज़ और मैक्सिमम इंश्योरेंस अमाउंट है 25 लाख रुपीज़ अंडर सरल जीवन बीमा योजना. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन टॉपिक नंबर 170. This is the answer of question number 161 to 165 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sending answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन के 2 स्टेटमेंट. इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1974 आफ्टर कंडक्टिंग ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. नो, इट इज रॉन्ग. वी डिक्लेयर्ड आवरसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1998 आफ्टर ऑपरेशन शक्ति. इंडिया हैज अडॉप्टेड ए न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ नो फर्स्ट यूज बट मैसिव रिटेलिएशन एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान. अगेन दिस इज रॉन्ग. दिस नो फर्स्ट यूज इज एप्लीकेबल फॉर पाकिस्तान ऑल्सो. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन D. This novel has been written by, correct answer will be option D, Homen Borgo Hisab. So the correct answer is of course option D. That's all from our side for today. Thanks for watching.